हेलो बच्चों, देखो हम लोगों ने जो चैप्टर 8 है वो कंप्लीट कर लिया है, कोशिका जीवन की एक इकाई। क्योंकि मैंने जो चैप्टर 8 है या जिसको आप चैप्टर 8 बोलते हो, अध्याय जो 8 है, उसको शुरू करने का एक मेरा उद्देश्य ये था कि जो जीव विज्ञान होती है वो जीवों पर निर्भर करती है, यानी जो सजीव होते हैं उनकी बात की जाती है। और जब भी किसी एक सजीव की जब भी बात आती है तो आप मान के चलो वहाँ पर अपन किसकी बात करते, एक कोशिका की बात करते, कि जो सजीव होते हैं उनके जीवन का सबसे छोटा रूप क्या है, कोशिका है। इसीलिए हमने पहले संपूर्ण कोशिका का अध्ययन कर लिया, कोशिका क्या होती है, उसकी संरचना कैसे होती है। अब हम जो आएंगे वो चैप्टर 1 का अध्ययन करेंगे, और जो चैप्टर 1 है वो है जीव जगत। जीव आ गए ना, और जीव किससे बनते हैं, हम सबको पता है कि जीवन बनने के लिए किसकी जरूरत होती है, कोशिका की जरूरत होती है। तो जीव जो है उसमें अपन ये कहेंगे कि जीव विज्ञान के अंदर जीवित जीवों का अध्ययन किया जाता है। जो सजीव है उसका अध्ययन कहाँ किया जाता है, जीव विज्ञान में किया जाता है। ये बात हमने पढ़ी थी ना। ऐसे अपन मान के चले तो धरती पर 2 प्रकार के जीव हैं, एक सजीव और एक निर्जीव। निर्जीव की तो हमें बात ही नहीं करनी, क्योंकि हमारी बुक का क्या नाम है, जीव विज्ञान है, तो हमें बात केवल किसकी करनी है, सजीवों की करनी है। तो जो सजीव होते हैं उन्हें जन्म होता है, सजीव बनते हैं, और जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। धरती पे जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो ऐसा समय काल जन्म से लेकर के मृत्यु काल प्राकृतिक मृत्यु की यहाँ बात कर रही हूं मैं, प्राकृतिक मृत्यु, जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक के समय को क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। जीवन अवधि कहते हैं, ये ध्यान रखना। कोई पूछ ले कि जीवन अवधि किसे कहते, तो आप क्या कहोगे, कोई भी सजीव है जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय होता है उसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि। अब देखो, जन्म से लेकर के फिर उसकी वृद्धि होती है, उसमें विकास होता है ना। फिर उसके बाद वो पढ़ाई करता है, वो अपना काम करता है, शादी करता है, उसके बच्चे होते हैं, फिर वो बूढ़ा हो जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो उसका पूरा जो जीवन काल चला था, जैसे मान लो ये कोई इंसान है ना। अब ऐसा ही बना लो इंसान, ये कोई इंसान है, इस इंसान का ये मदन लाल है ना। अरे मजा ऐसे ही बोल रही हूँ मैं, ठीक है, किसी का नाम हो तो ये नहीं, बस ये मदन लाल है। इस मदन लाल का जन्म हुआ, इस मदन लाल की क्या बढ़ी, उम्र बढ़ी मदन लाल की। फिर मदन लाल की उम्र बढ़ी तो मदन लाल स्कूल में गया, मदन लाल ने क्या की, पढ़ाई की, मदन लाल नौकरी लग गया। फिर मदन लाल की क्या हो गई, शादी हो गई, और फिर मदन लाल के भी क्या हो गए, बच्चे हो गए, और लास्ट में जाके मदन लाल क्या हो गया, बूढ़ा हो गया। और एक दिन बेचारे मदन लाल की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। एक दिन बेचारे मदन लाल की मृत्यु हो गई। तो सुनो, इस मदन लाल का ये जन्म हुआ, यहाँ से आते हुए मृत्यु तक पहुँचा, उसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अब किसी की मृत्यु किस उम्र में हो जाती है, किसकी मृत्यु किस उम्र में हो जाती है, वो एक अलग बात होती है। बस आपको तो यही करना है, जन्म से लेकर के प्राकृतिक मृत्यु तक का जो समय है उसे क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अरे कोई मदन लाल हो तो नाराज मत हो जाना रे, बस समझाने के लिए ऐसे ही नाम ले लिया। सुनो तो अब आगे। अब जो सजीव है, जिसका जन्म हुआ है, वो तो सजीव है। तो जो सजीव होंगे उसमें कोई ना कोई विशेष लक्षण पाए जाएंगे, कि कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो सजीव और निर्जीव में अंतर करते, कि ये सजीव है और ये निर्जीव है। ऐसे तो हम देखते ही हैं कि जो चीज़ें चलती है ना, जो वृद्धि करती है, जो विकास करती है, लेकिन उसके अंदर भी कुछ विशेष बातें जिनका आज अपन अध्ययन करेंगे। तो सजीवों में अपन पहली बात करते हैं वृद्धि की।
वर्दी। अब वही मदन लाल ले लो, उस मदन लाल का क्या हुआ, जन्म हुआ। मदन लाल की क्या बढ़ गई, क्या बढ़ गई रे, साइज बढ़ गई, हाइट बढ़ गई, समझ रहे हो ना, हाइट बढ़ गई मदन लाल की। और मदन लाल की हाइट तो बड़ी ही बड़ी है, मदन लाल की हाइट तो बड़ी ही बड़ी है। हाइट के साथ साथ में मदन लाल का वजन भी बढ़ गया। मदन लाल की सोचने और समझने की क्षमता भी बढ़ गई। और जो मदन लाल है वो पूर्ण रूप से विकसित हो चुका है। इसे वर्दी कहते हैं। केवल हाइट बढ़ना ही वर्दी नहीं होती है, हाइट के साथ साथ में सोचना समझना भी बढ़ता है, यानी पूर्ण विकास हो जाता है। तो कई बार आप वो हम सुनते हैं या देखते हैं कि कुछ लोग अपनी उम्र के अनुसार विकसित नहीं हो पाते हैं। उनकी उम्र तो बड़ों के जितनी है, लेकिन सोचने समझने की क्षमता बच्चों के जितनी ही रह गई। इसका मतलब उसमें वो वर्दी नहीं हुई। संपूर्ण वर्दी आप किसे कहोगे कि उम्र बढ़ने के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता भी जिसकी बढ़ेगी, उसे वर्दी कहते हैं। कुछ बड़े हो जाते, बातें छोटे बच्चों के जैसी करते हैं, उनको हर बात समझानी पड़ती है ठोक ठोक के, फिर भी बच्चों की जैसी ही बातें करेंगी, वो वर्दी नहीं है। अगर उम्र के अनुसार हमारे अंदर सोचने समझने की क्षमता आ जाती है, हम सही और गलत को पहचानने लगते हैं, उसे क्या कहते हैं, वर्दी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, वर्दी कहते हैं। तो आप वर्दी किसे कहोगे, उम्र बढ़ने के साथ साथ, उम्र बढ़ने के साथ साथ सोचने और समझने की क्षमता भी विकसित हो जाती है, वर्दी कहलाती है। यानी कि वर्दी का मतलब संख्या भी बढ़ेगी, और संख्या बढ़ने के साथ साथ वजन भी बढ़ेगा। जैसे और उदाहरण लो, मदन लाल का तो उदाहरण समझ में आ गया। ये एक पेड़ है, पादप है, इस पादप की ये शाखा लगी है, ये शाखा लगी, एक ये पादप है, और इस पादप का तना भी बहुत अच्छा है, और इस पादप की जो शाखाएं हैं वो भी मोटी ताजी है। ये लो, अब सुनो बात, इसमें इस पादप में शाखाएं बनी, लेकिन ये शाखाएं तो पतली ही रह गई बेचारी, वजन को सहन ही नहीं कर सकी। हवा का एक झोंका आएगा और उड़ा ले जाएगा। लेकिन इसकी शाखा मजबूत है। शाखा तो इस पेड़ पर भी बनी, शाखा तो यहाँ पर भी बनी, बट इसकी शाखा मजबूत बनी। इसका मतलब इसमें वर्दी नहीं हुई, और इसमें क्या हो गई, वर्दी हो गई। अरे एक हवा का झोंका आ गया, उड़ा के लेके चला गया, काहे की वर्दी हुई रे। तो यहाँ वर्दी नहीं होती है, जबकि यहाँ वर्दी होती है। तो हम सीधे ये कहेंगे कि वर्दी का मतलब कोशिकाओं की संख्या बढ़ने के साथ साथ विकास भी होना। संख्या और विकास जहाँ दोनों शामिल हो, उसे क्या कहते हैं, वर्दी कहते हैं। उम्र बढ़ने के साथ साथ सोचने और समझने की भी क्षमता जिसमें अच्छी है, उसे वर्दी कहा जाता है। दूसरी विशेषता, सजीवों की दूसरी विशेषता सुनो, प्रजनन। प्रजनन, दूसरी विशेषता क्या है, प्रजनन। यानी कि जो सजीव होते हैं वो अपने समान ही संतति पैदा करते, अपने समान ही संतति पैदा करना क्या कहलाता है, प्रजनन कहलाता है। और प्रजनन करना सजीवों की एक मुख्य विशेषता होती है। जो सजीव होंगे वो प्रजनन करेंगे, जो सजीव नहीं होंगे वो प्रजनन नहीं करते हैं। बस यही तो ध्यान में रखना है। सजीवों की एक मुख्य विशेषता क्या होती है, प्रजनन करना, अपने समान ही संतति। अब उसके अलग अलग प्रकार है। एक होता है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन। एक क्या होता है, लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन जिसके अंदर नर या मादा में से केवल एक ही शामिल हो, यानी एक ही जनक के द्वारा प्रजनन हो। और लैंगिक जनन का मतलब जिसमें नर व मादा दोनों शामिल हो, जैसे मानव, जैसे मानव।
ठीक है। अब अगर मैं पादपों की बात करूं तो कुछ पादप तो ऐसे होते हैं जिनमें प्रजनन क्रिया के लिए अधिक तापमान की आवश्यकता चाहिए। अब आपको देखो, आपको क्या पता चले एक पादप में प्रजनन की क्रिया होने वाली है? कैसे? जब एक पुष्प खिल जाता है ना, मान के चलो जब एक पौधे में पुष्प खिल गया तो समझ जाना वो पादप प्रजनन के लिए तैयार हो चुका है। पादप प्रजनन तो हम देखते ना, कुछ पुष्प होते हैं सर्दियों में खिलते हैं, कुछ पुष्प होते हैं गर्मियों में खिलते हैं, कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जो गर्मियों में भी खिलते हैं और सर्दियों में भी खिलते हैं। तो पादपों में पुष्प का खिलना किसको संकेत करता है? प्रजनन की क्रिया को संकेत करता है। तो प्रजनन की क्रिया होती है अलग अलग जीवों में अलग अलग समय में होने वाली क्रियाएं होती है। प्रजनन का मतलब अपने समान ही संतति पैदा करना। प्रजनन के बाद अपन तीसरी बात करते हैं उपापचयन। उपापचयन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उपापचयन सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैविक क्रियाएं, जैव रासायनिक क्रियाएं, सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रियाएं क्या कहलाती है? उपापचयन कहलाती है। ये केवल सजीवों के शरीर के अंदर होती है, बाहर नहीं होती। बाहर हमें जो दिखाई देगी वो तो वृद्धि और विकास दिखाई देगा। जैव रासायनिक क्रियाएं कौन कौन सी? अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ये बात। तो जैव रासायनिक क्रियाओं में जैसे भोजन का पाचन, भोजन का श्वसन अपन क्रिया करते हैं, है ना, अपन उत्सर्जन करते हैं, है ना, प्रजनन करते हैं, है ना, ये सारी क्रियाएं क्या कहलाती है? जैव रासायनिक क्रियाएं कहलाती है, जो सजीवों के शरीर में होती है। तो जिन जीवों के शरीर में जैव रासायनिक क्रियाएं पाई जाएगी वो क्या कहलाएंगे? सजीव कहलाएंगे। उपापचयन की जो क्रिया यानी जैव रासायनिक क्रिया दो प्रकार से संपन्न होती है। इसके एक प्रकार का नाम तो है अपचय, उपचय। ठीक है। अब सुनो, उपचय अपचय शब्द ना ध्यान में रख करके अब इनके जो आपको वास्तव में जो नाम ध्यान में रखने हैं वो बताती हूँ मैं। उपापचयन का आपको नाम ध्यान में रखना है मेटाबॉलिज्म, ऐसे लिख दो मेटाबॉलिज्म एक शब्द ये, हाँ मैं टाइम दूंगी याद करने के लिए भी लिख दूँ। मेटाबॉलिज्म तो हो गया ये जैव रासायनिक क्रिया। मेटाबॉलिज्म दो प्रकार का, एक है केटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। ये दोनों शब्द याद कर लो एक बार। देखो, सजीवों के शरीर में होने वाली सभी जैव रासायनिक क्रिया, पाचन, श्वसन, उत्सर्जन, ये तो है मेटाबॉलिज्म। एक साथ क्या बोलोगे? मेटाबॉलिज्म बोलोगे। ठीक है। इसके दो भाग है, एक है केटाबॉलिज्म, एक है एनाबॉलिज्म। है क्या केटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म? सुनो, केटाबॉलिज्म का मतलब होता है जो जटिल पदार्थ है, आपने जो खाना खाया है वो जटिल है, जटिल कार्बनिक पदार्थ का सरल कार्बनिक पदार्थ में टूटना। बड़े बड़े भोज्य पदार्थों का छोटे छोटे भागों में टूटना क्या कहलाता है? केटाबॉलिज्म कहलाता है। सीधे सीधे क्या कह दो? भोज्य यानी कोई भी कार्बनिक पदार्थों का टूटना, कार्बनिक पदार्थों का टूटना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? केटाबॉलिज्म कहलाता है। केटा काट दो, तो काटोगे तो क्या बनेंगे? छोटे छोटे चीजें ही बनेगी काटने पर। सुनो, आपने भोजन लिया, वो जो भोजन है उसका पाचन हुआ, है ना। 10वीं क्लास में पढ़ा था ना पाचन। तो भोजन का क्या हुआ? पाचन, यानी भोजन किस रूप में आ गया? सरल रूप में आ गया।
अब इस सरल रूप में जो भोजन आया है इसके साथ में क्या जुड़ी, ऑक्सीजन जुड़ी, और ऑक्सीजन के जुड़ने से क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, जल बन गया, ऊर्जा बन गई। ये पढ़ा था क्या। भोजन के पाचन से सुनो ग्लूकोज बना, सुनो भोजन के पाचन से क्या बना, ग्लूकोज बना। ये ग्लूकोज रुधिर के द्वारा हमारी सभी कोशिकाओं में पहुंच गया। कोशिकाओं में पहुंच करके इसने CO2 बनाई, H2 बनाई और ऊर्जा। भोजन भी हमारी सभी कोशिकाओं में पहुंच गया और हमारे सभी कोशिकाओं में ऑक्सीजन भी पहुंच गई, CO2, H2 ऊर्जा। ये जो CO2 है इसको अपन सांस के द्वारा बाहर निकाल देते हैं। जल और ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य करने के लिए काम में आती है। बिना ऊर्जा के हम काम नहीं कर सकते, बिना भोजन के अपन काम नहीं कर सकते। तो सुनो, कैटाबॉलिज्म में यही तो था, भोज्य पदार्थों का पाचन हुआ और भोज्य पदार्थों के पाचन से क्या बन गई, ऊर्जा बन गई, यानी कि पाचन और श्वसन, पाचन व श्वसन। ये क्या है, कैटाबॉलिज्म है। कैटाबॉलिज्म से क्या बनती है, ऊर्जा बनती है और ये ऊर्जा हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के कार्य संपन्न करती है। हमें सुबह से लेकर के शाम तक के काम करते हैं इसी ऊर्जा से। अगर हमारे चोट लग जाती है तो घाव भरने के लिए हमारी कोशिका विभाजित होती है। घाव हुआ, घाव होने वाली घाव जाए, वहाँ की कोशिका विभाजित होकर के उस धीरे धीरे उस घाव को भर देती है। तो उस विभाजन की क्रिया के लिए भी हमें ऊर्जा चाहिए। तो वो जो ऊर्जा है वो हमारे शरीर में विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है। चाहे कोई नई कोशिका बनानी हो, चाहे किसी टूटे फूटे भाग को जोड़ना हो, चाहे सुबह से लेकर के शाम तक के हमें कार्य करने हो, उन सभी के लिए ऊर्जा चाहिए और वो ऊर्जा विभिन्न कार्यों को संपन्न करती है, यानी नई चीजें बनती है। और नई चीजें बनना क्या कहलाता है, संश्लेषण कहलाता है। तो संश्लेषण की क्रिया जो हमारे शरीर में हो रही है, विभिन्न प्रकार की जो क्रिया हुई ऊर्जा के माध्यम से, उसे कहते हैं एनाबॉलिज्म। तो एनाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, संश्लेषण करना, नई चीज का बनना। और कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या, बनी बनाई चीजों का टूटना। उपापचयन की जो क्रिया वो शरीर के अंदर पाई जाती है, इसीलिए उसे सजीव कहते हैं। अब सुनो, अब आप ये कह दो कि ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब सुनो, जैसे मान लो ये ऐसे यहाँ पे या कोई कोशिका, इसे भोज्य पदार्थ में बाहर पचाया दे रही हूँ मैं, तो ये उपापचयन नहीं है। उपापचयन कहाँ होगा, कोशिका के अंदर होगा, उसे उपापचयन कहेंगे। कोशिका के अंदर होने वाली जैविक क्रियाएं कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। बस तो ध्यान रखना, कैटाबॉलिज्म कोई बोले तो बोल देना, कार्बनिक पदार्थों का टूटना। एनाबॉलिज्म कोई बोले तो क्या बोल दोगे, संश्लेषण होना, नई चीजों का बनना। और देखो और क्या विशेषता है किसी सजीव की। एक सजीव जो है वो बाह्य वातावरण में उपस्थित सभी क्रियाओं के लिए संवेदनशील होता है। संवेदनशीलता, बाह्य वातावरण का तापमान कैसा है, वहाँ की pH कैसी है ना। बाह्य वातावरण में गर्मी है, सर्दी है ना। अगर उसे कोई चोट लगती है तो उसे दर्द होता है। ये सभी क्रियाएं किस में पाई जाती है, सजीव में पाई जाती है। तो बाह्य वातावरण में होने वाले क्रियाओं को सजीव महसूस कर सकते हैं। इस मार्कर को मैं कितना भी दबा लूं, इस मार्कर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जबकि मेरी अंगुलियों को महसूस हो जाता है कि मैं मार्कर को दबा रही हूँ। इस मार्कर को कोई फर्क नहीं पड़ा, तो मार्कर सजीव नहीं है, जबकि मेरी अंगुलियां, मैं सजीव हूँ। मैं सजीव हूँ ना, हाँ सजीव है ना। तो संवेदनशील, बाह्य वातावरण में होने वाली क्रियाओं को ग्रहण किया जाता है, वो संवेदनशील होते। तो संवेदनशीलता किस में पाई जाती है,
सजीवों में पाई जाती है। सजीवों के अंदर सोचने समझने की भी ताकत होती है। चेतना पाई जाती है सजीवों के अंदर। चेतना का मतलब सजीव पहले किसी बात को सोचेंगे, उसको समझेंगे, उसके बाद में काम करेंगे। तो चेतना भी सजीवों में पाई जाती है, निर्जीव में चेतना नहीं पाई जाती। सजीव गमन करते हैं, ठीक है, सजीव क्या करते हैं, गमन करते हैं। भोजन लेते, ये बात तो होगी, प्रजनन करते, ये बात भी होगी। अब बात बताओ, जैसे पौधे हैं, पौधे सजीव है, अरे एक जगह से दूसरी जगह तो नहीं जाते, बाकी तो सारा ही काम करते हैं सजीव, वृद्धि विकास प्रजनन सब करते हैं सजीव, केवल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते हैं सजीव, बाकी सारी क्रियाएं सजीवों के अंदर पाई जाती है। देखो हमारा पहला जो चैप्टर है वो जीव जगत का है, और जीव जगत के अंदर पहले हमें किसकी बात करनी थी, सजीवों की ही बात करनी थी, क्योंकि जीव विज्ञान है। जीव विज्ञान किस पे निर्भर करते हैं, सजीवों के अध्ययन पर निर्भर करते हैं। अब हमें पता है कि जो धरती है, पृथ्वी है, इस पे असंख्य सजीव पाए जाते हैं। एक छोटी सी जगह पर भी असंख्य सजीव पाए जा रहे, तो पूरे संसार की बात तो अलग ही हो गई। अगर आप अपने ही आड़ोस पड़ोस का एरिया देखो तो वहाँ पर भी आपको विभिन्न प्रकार के सजीव मिलेंगे, वहाँ पौधे भी मिलेंगे, पक्षी भी मिलेंगे, मानव भी मिलेंगे, जंतु है ना, मानव भी मिलेंगे, गाय भैंस बकरी कीड़े मकोड़े सब देखने को मिलेंगे। तो सारे के सारे सजीव ही तो हो गए ना। तो एक ही जगह पर विभिन्न प्रकार के सजीवों का पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। एक स्थान पर विभिन्न प्रकार के सजीवों का एक साथ पाया जाना क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। जब एक स्थान पर इतने सारे जैव विविधता पाई जाती है तो हम उसका अध्ययन कैसे करेंगे। ऐसे तो जीव विज्ञान बहुत जटिल है फिर, है ना, लेकिन ना जीव विज्ञान के अंदर भी कुछ नियम बना रखे हैं, उस नियम के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो वो क्या नियम है, किस आधार पर अध्ययन करेंगे, इसकी बात अब अगली वाली क्लास के अंदर करेंगे। आज केवल अपन ने अध्ययन किया एक सजीवों के मुख्य लक्षण, अरे सारे लक्षण ना, बस मुख्य लक्षण की बात की है मैंने। अब सुनो, मैंने क्या कहा था कि वृद्धि किसे कहते हैं, आकार बढ़ना है ना, मोटापा बढ़ना, विकास होना, देखने पे लगे इसकी वृद्धि हुई है। तो आपका प्रश्न हो सकता है कि जो माउंटेन होते हैं, जो पर्वत होते हैं, उनकी हाइट भी बढ़ती है, हाइट भी बढ़ेगी और चौड़ाई भी बढ़ेगी, तो क्या उनमें वृद्धि है, नहीं, वो वृद्धि नहीं होती है। वो बाह्य रूप से पदार्थों के इकट्ठा होने से संरचना बनती है। धरती के अंदर जो पदार्थ है वो इकट्ठा हो जाते हैं और फिर बाहर निकल के आता है, और फिर वहाँ पर और पदार्थ इकट्ठा होते रहते हैं जिससे उनका आकार बढ़ता रहता है। जबकि हमारे अंदर सजीवों के अंदर आंतरिक रूप से कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि होती है, नए अंगों का विकास होता है, उसे वृद्धि कहा जाता है। तो बात समझ में आ गई। अरे पर्वत जो है उसको वृद्धि नहीं कहते हैं, सजीवों में वृद्धि पाई जाती है। अंतर मैंने आपको बता दिया, आई होप आपके बात समझ में आ गई होगी। तो ओके बच्चों, हमारी आज की क्लास इतनी ही थी। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो देखने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में अपना नाम लिखें ताकि ये पता चले कि आप बायो के स्टूडेंट्स हो। तो ओके बच्चों, आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है।